गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। आज हम पढ़ेंगे विलियन का वीडियो 36, जिसमें पढ़ेंगे वाष्प दाब के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। देखो, पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। मैंने बताया कि वाष्प दाब केवल बंद पात्र में बनता है, खुली पात्र में वाष्प दाब नहीं बनता है, क्योंकि खुली पात्र में द्रव वाष्प बन के उड़ जाते हैं। इसलिए बंद पात्र में ही केवल वाष्प दाब बन सकता है, क्योंकि बंद पात्र में वाष्प के उड़ने का स्थान सीमित हो जाता है। इसलिए केवल बंद पात्र में ही वाष्प दाब बन सकता है। और मैंने बताया था कि वाष्पन और संघनन के साम्यावस्था में एक निश्चित ताप पर और वाष्पन और संघनन के साम्यावस्था में वाष्प द्रव के सतह पर जो दाब लगाता है या आरोपित करता है उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। फिर मैंने पढ़ाया वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखो पिछला वीडियो वाष्प दाब का पढ़ाया हुआ है, उसको आप डिटेल से समझें, तब आपको आगे की कहानी समझ में आएगा। आज पढ़ रहे वाष्प दाब के आधार पर पदार्थों को वर्गीकरण। देखो, वाष्प दाब के आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कहा गया उड़नशील पदार्थ, एक को कहा गया अउड़नशील पदार्थ, या फिर आप जिसको उड़नशील पदार्थ कहे हो उसको वाष्पशील पदार्थ भी कह सकते हो, और जिसको आपने अउड़नशील पदार्थ कहा है उसे अवाष्पशील पदार्थ भी कह सकते हैं। वाष्पशील पदार्थ को अंग्रेजी में कहते हैं वोलाटाइल सबस्टेंस, और अवाष्पशील पदार्थ को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन वोलाटाइल सबस्टेंस। अब यह है कि अवाष्पशील पदार्थ कौन होता है? जितने भी द्रव होते हैं वो सभी द्रव वाष्पशील पदार्थ होता है, और जितना भी ठोस होता है लगभग सभी ठोस अवाष्पशील पदार्थ होता है। जैसे देखिए, जल कैसा पदार्थ है? वाष्पशील पदार्थ। अल्कोहल कैसा पदार्थ है? वाष्पशील पदार्थ है। और यूरिया है, नमक है, चीनी है, ग्लूकोज है, ये सब अवाष्पशील पदार्थ होता है। क्योंकि आप जब तक वाष्पशील और अवाष्पशील पदार्थ नहीं पढ़ेंगे तब तक राउल्ट का नियम आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से समझेंगे। वाष्प दाब के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, तो आप लिखेंगे वाष्प दाब के आधार पर पदार्थ दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। देखो, पहला होता है वाष्पशील पदार्थ। या आप इसको कह सकते हैं उड़नशील पदार्थ या उड़नशील पदार्थ। इसका अंग्रेजी होता है वोलाटाइल सबस्टेंस। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, नाम में ही परिभाषा है, वाष्पशील पदार्थ या उड़नशील पदार्थ। उड़नशील पदार्थ कौन होगा? जो वाष्प बन के उड़ता है या जो वाष्प दाब बनाता है। तो आप लिखेंगे वे पदार्थ जो वाष्प बनकर या वाष्प बन के उड़ता है। वे पदार्थ जो वाष्प बनकर उड़ता है
वाष्प बनकर उड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे वाष्पशील, उसे वाष्पशील या उड़नशील पदार्थ कहते हैं, या उड़नशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे जल में वाष्प बनते हुए देखे हैं, बिल्कुल बनता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है जल। जल का फॉर्मूला H2O। ठीक है, उसी टाइप से है मिथेनॉल, या आप लिख सकते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। उसी टाइप से इथाइल अल्कोहल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH आदि। बेटा ये जितना भी हम पदार्थ लिखे हैं ना, ये सभी पदार्थ वाष्पशील पदार्थ होता है। क्यों? क्योंकि ये सब पदार्थ वाष्प दाब बनाता है या वाष्प बन करके उड़ जाता है, इसलिए इस सब पदार्थ को हम वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। कौन पदार्थ कहते हैं? वाष्पशील पदार्थ। क्यों? क्योंकि ये सब वाष्प बन करके उड़ता है। दूसरा है 2 नंबर है अवाष्पशील। 2 नंबर है अवाष्पशील पदार्थ, या इसको आप लिख सकते हैं अउड़नशील पदार्थ। अउड़नशील पदार्थ। ठीक है, इसका अंग्रेजी होता है नॉन वोलाटाइल। क्या होता है? नॉन वोलाटाइल सबस्टांस। देखो यहां पर क्या है लिखा? वाष्पशील पदार्थ। वाष्पशील पदार्थ वो होता है जो वाष्प बनकर उड़ता है, जैसे जल है, मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है। और अवाष्पशील पदार्थ कौन होगा? जो वाष्प बनकर नहीं उड़ता है, या फिर आप कह सकते हैं जो वाष्प दाब नहीं बनाता है। तो इसका परिभाषा होगा वे पदार्थ जो वाष्प बनकर नहीं उड़ता है, उसे अवाष्पशील या अउड़नशील पदार्थ कहते हैं।
वे पदार्थ जो वाष्प बनकर नहीं उड़ता है उसे अवाष्पशील या अउड़नशील पदार्थ कहते हैं। जैसे देखो, जैसे यूरिया, यूरिया का नाम सुने हैं आप? यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। फॉर्मूला क्या होता है? NH3CO NH2, सॉरी, फॉर्मूला होते हैं NH2CONH2। उसी टाइप से है नमक। नमक का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? NaCl। उसी टाइप से है सुक्रोज। सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? सुक्रोज मतलब चीनी, और ये होता है C12H22O11। उसी टाइप से ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताओ? C6H12O6। O6, ये 6 लिखे हैं आदि। बेटा ये सब जो पदार्थ है ना, ये सब अवाष्पशील पदार्थ है। एक बार बताओ, अगर पानी में नमक डाल दो तो भैया पानी तो वाष्प बनेगा, क्या नमक वाष्प बनेगा? नहीं बनेगा। उसी टाइप से पानी में भी चीनी डाल दो तो पानी का वाष्प बनेगा, लेकिन चीनी का नहीं बनेगा। पानी में यूरिया डाल दो तो पानी का वाष्प बनेगा, यूरिया का नहीं बनेगा। पानी में ग्लूकोज डाल दो, पानी का वाष्प बनेगा, लेकिन ग्लूकोज का नहीं बनेगा। मतलब ये जितने पदार्थ यहाँ लिखा हुआ ये सब कैसा पदार्थ है? बेटा ये सब ठोस पदार्थ है। कौन पदार्थ है? ठोस। और यहाँ जितना पदार्थ लिखा हुआ ये सब द्रव है। इसका मतलब वाष्प दाब किसका बनता है? द्रव का। और वाष्प दाब किसका नहीं बनता है? ठोस का। तो ये सब जितना भी ठोस है ये सब ठोस पदार्थ है। यूरिया, नमक, सुक्रोज, ग्लूकोज ये सब ठोस है। ये सब पदार्थ का वाष्प दाब नहीं बनता है, या फिर ये सब पदार्थ वाष्प बन के नहीं उड़ता है। और ये सब पदार्थ द्रव है, और ये सब पदार्थ वाष्प बन के उड़ता है। इसका मतलब वाष्पशील पदार्थ कौन होता है? द्रव। और अवाष्पशील पदार्थ कौन होता है? ठोस। क्या आपको समझ में आया? अब आपको हम पढ़ने वाले क्या है आगे, उसके बारे में समझिए। देखिए, विलयन में क्या क्या होता है बताओ? आपके सिलेबस में द्विअंगी विलयन है, और द्विअंगी विलयन में दो चीज होता है। विलयन, विलयन में दो चीज होता है यार। एक होता है विलय, एक होता है विलय जिसकी मात्रा कम होती है, और एक होता है विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा होता है। विलायक, तो ध्यान देना, विलयन में दो चीज होता है, विलय और विलायक। विलय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन ना होता है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होता है वो होता है विलायक, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है वो होता है विलय। तो मान लो कि विलय जो है वो द्रव है, और विलायक भी द्रव है। तो बताओ तुम, विलय भी द्रव, विलायक भी द्रव, तो ये कौन सा विलयन बनेगा? द्रव्य विलयन ना बनेगा, क्योंकि यहाँ विलय भी द्रव है, विलायक भी द्रव है। तो यहाँ विलय भी द्रव, विलायक भी द्रव, तो ये विलयन जो बना ये द्रव द्रव विलयन बना। अब द्रव द्रव विलयन को हम द्रव्य विलयन कहते हैं। तो अगर विलय भी द्रव है, विलायक भी द्रव होगा। अगर विलय द्रव है और विलायक भी द्रव है, तो भैया जो विलयन बना उसमें विलय भी द्रव, विलायक भी द्रव, तो दोनों का ना वाष्प दाब बनेगा, क्योंकि दोनों द्रव्य ना है। लेकिन अगर विलय हो ठोस, अगर विलय हो ठोस और विलायक हो द्रव, तो बताओ कि मैंने द्रव में ठोस को डाल दी। जैसे मान ली कि द्रव में जल है
और जल में हमने यूरिया या नमक या सुक्रोज या ग्लूकोज कोई चीज को डाल दिया, तो भैया ये जो विलयन बने, जो ठोस द्रव विलयन बनेगा, और ठोस द्रव विलयन में केवल किसका वाष्प दाब बनेगा? केवल द्रव का बनेगा, किसका नहीं बनेगा? ठोस का। तो हम लोगों को यही दो चीज पढ़ना है, पहले पढ़ना है द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, फिर पढ़ना है ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब, और यहीं पर एंट्री होगा राउल्ट के नियम का। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब और राउल्ट के नियम, उसके बाद पढ़ने वाले हैं ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब और राउल्ट का नियम।